LR सर्किट हमने पढ़ लिया था, हमने उसमें देखा था कि नेट रिजल्टेंट वैल्यू लीड करती है, ठीक है, बेसिक उससे। अब फटाफट एक बार आपको रिव्यू दे देता हूँ। देखो ये LR सर्किट है, AC सोर्स है, हमने जो है कुछ सीरीज़ में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहाँ पर होगा मेरा VR, यहाँ होगा मेरा VL, क्लियर। और करंट जो है, करंट हम करंट की दिशा दोनों की सेम एक ही डायरेक्शन में मानते हैं, तो इसकी करंट भी इधर ही हो गई, इसकी भी करंट इधर हो गई, दिस इज़ I, दिस इज़ I, ठीक है। और वोल्टेज दोनों की अलग अलग हो जाएगी। वोल्टेज इस वाले केस में देखें हम तो कहाँ होती है, अलॉन्ग उसी फेस में ही रहती है, मतलब ये इसी फेस में रहेगी। लेकिन इसमें इंडक्टर में क्या करती है, लीड करती है, 90 डिग्री के एंगल से लीड करती है ना। तो 90 डिग्री के एंगल से यहाँ ये लीड कर रही है, बस ये बात आपको याद रखनी है, और कोई नहीं, बाकी सब वैल्यू निकलती जाएंगी। तो दिस इज़ VR, दिस इज सॉरी VL, दिस इज VR, डन। और यहाँ एंगल होता है 90 डिग्री का। बस इतनी सी बात को समझना है। अब आगे अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को। फॉर्मूलेज हमने क्या क्या सीखे थे इसके अंदर, याद करो। फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा दूँ फटाफट आपको जो आपकी जो इम्पिडेंस आई थी Z, ठीक है, Z इम्पिडेंस आई थी, वो क्या थी, ERMS अपॉन IRMS, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ जो नेट रेजिस्टेंस आई थी, याद करो, R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू R² प्लस ω² L², ठीक है। करंट IRMS क्या होगा, ERMS अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ के सर्किट की रेजिस्टेंस है, उसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं, Z। फिर एक और टर्म आई थी फेस एंगल, tan फाई क्या था, XL अपॉन R, ठीक है। या फिर इसको और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ω/L अपॉन R। cos फाई आई थी, cos फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस पे तो R था और हाइपोटेन्यूज पे Z था, याद करो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट, I इंस्टेंटेनियस निकालना हो, I इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगा, I0 साइन ω/t माइनस फाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर लैग करेगा, करंट लैग करता है वोल्टेज के मुकाबले, ठीक है। यूनिट जो रहेगी आपकी, यूनिट ऑफ ओमेगा क्या रहती थी, याद है, रेडियन पर सेकेंड में रहेगी, ठीक है ना। और यूनिट ऑफ R XL Z इसकी क्या रहेगी, ओम रहेगी, याद रहेगा। चलो करते हैं न्यूमेरिकल्स। When an inductor L and resistance R are connected in series across 12 volt 50 hertz, चलो वोल्टेज लिख लें, तो 12 वोल्ट जो भी है ये RMS होती है, ERMS है ये 12 वोल्ट, क्योंकि उसने ये रीडिंग ली है, वोल्ट मीटर लगा के रीडिंग लिया, तो जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है ना वो RMS वैल्यू ही होती है। फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows in a circuit. The current differ in phase from voltage of π/3, मतलब जो फेस एंगल है वो π/3 है, तो मतलब कि फाई, ठीक है ना, तो फाई जो एंगल है वो π/3 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, आपको R की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, डन। चलो जी, तो अब बात को समझें कि आपका पहले बताओ Z क्या होता है, Z मतलब इम्पिडेंस, Z होता है आपका ERMS अपॉन IRMS। देखो ये नेचर में डाल लो ये बात, ये 12 है, IRMS कितना है 0.5, डिवाइड किया, यह आ गया 24 यूनिट क्या होती है, ओम। नाउ अब आपको बताओ कॉस थीटा क्या सिखाया था मैंने आपको, अभी कॉस फाई
बेस आर, हाइपोटेन्यूज पे जेड है, ठीक है। तो आपको निकालना है, देखो जेड मालूम है आपको, आर निकालना है, सीधा निकाल लो, tan फाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया 24। तो इसका मतलब आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 24 इंटू कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। तो दिस इज इक्वल्स टू 12 यूनिट आ गई ओम। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, रेजिस्टेंस हो गई मेरे पास 12 ओम, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर एल इन सीरीज, उसके साथ एल सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसपे 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब वोल्टेज आपके पास है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इफ़ दिस फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट जो है वो π/4 है, मतलब कि फाई, तो फाई जो है वो π/4 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, एल इज इक्वल टू निकालना है, ठीक है ना। देखो सबसे जल्दी वैल्यू फटाफट सुनने पहले तो लॉजिक समझा करो। आपको क्या दिया हुआ है, आपको tan फाई दिया हुआ है। tan फाई क्या था याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था आपको याद रखो एक्सएल, बेस था आर, ठीक है। tan फाई तो ये हो गया tan 45, π/4 45 होता ना। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल अपॉन आर, आर कितना है 12, ठीक है। अब ये 12 इंटू 1 हो गया, tan 45 तो 1 होता है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। तो 12 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी रह गया। लो जी क्लियर, बात समझ में आ गई मेरी बात। तो एल इज इक्वल्स टू 6 अपॉन पाई और फ्रिक्वेंसी आपके पास है 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो दिस विल बी 0.0318 हेनरी। डन, समझ आ गई बात। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम, कॉइल की रेजिस्टेंस है 300 ओम, इंडक्टेंस है 1 हेनरी एंड इंडक्टेंस 1 हेनरी, मतलब एल, एल है 1 हेनरी। साथ साथ यूनिट लिख लिया करो। कनेक्टेड अक्रॉस है एसी, फ्रीक्वेंसी है 300/2 पाई। ये जो फ्रीक्वेंसी है लिखा हुआ है 300/2 पाई। देखो कुछ ऐसी टर्म होती है ना, समझ जाया करो, ये ना कुछ कैलकुलेशन आसान करने के लिए ही है, घबराया मत करो। पाई से पाई कुछ कैंसिल होगा। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। फेज डिफरेंस मतलब हमको फाई निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीधा अटैक करो tan फाई के ऊपर। tan फाई क्या होता है ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल बाई आर, ठीक है। अब सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता है, 2 पाई पता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता है 300/2 पाई है, एल पता है 1 पता है, नीचे रेजिस्टेंस पता है 300 है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब फाई कितना हो गया π/4। tan थीटा की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू 1 आ गई, तो थीटा 45 ही तो होगा। बस यही तो बताना था। डन। देखो क्वेश्चन बड़े आसान और बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये फ्री फंड में आपको मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अ कॉइल व्हेन सप्लाइड अक्रॉस 10 वोल्ट डीसी, तो इसका मतलब ये डीसी का केस है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इन द केस ऑफ डीसी, ठीक है। अब हमारे पास वोल्टेज उसने बोली है 10 वोल्ट, करंट उसमें चलता है 2 एम्पियर। When it connected with AC 10 वोल्ट AC and 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब AC की बात करें हम तो AC में बात करें तो वोल्ट तो वही 10 वोल्ट ही है, और उस टाइम फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 50 हर्ट्ज है।
द सेम कॉइल ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। इस टाइम जो करंट फ्लो करता है, ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद दिस, तो करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो करता है। तो यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर। तो इसका हम ऐसे समझते हैं कॉइल सेम है, कॉइल सेम है, और एक्सप्लेन वाई इट ड्रॉ लेस करंट इन सेकेंड केस, हैंस फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है। नेचुरल फिनोमिना में देखें तो R है V अपॉन I होता है, तो 10/2 इजिकल्स टू 5 ओम आ गया जब वो DC का केस था। जब AC का केस था तो हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर कॉइल है, कॉइल जब होगी ना वो एक इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगी, इंडक्टर की तरह, ठीक है, नॉट रजिस्टर, इंडक्टर की तरह बिहेव करती है, ये बात को याद रखना। तो कॉइल जब इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी तो E अफेक्टिव क्या है, इस टाइम आपके पास 10 वोल्ट ही है, तो ये V ही जो है ना वो आपका E अफेक्टिव है, अफेक्टिव भी लिख दिया, ठीक है ना। जब अफेक्टिव भी लिख दिया, फ्रिक्वेंसी मालूम है, करंट भी अफेक्टिव है ही है, क्योंकि करंट की रीडिंग उसको पता चल गई है, तो करंट की रीडिंग मैक्सिमम मिनिमम नहीं मालूम चलती, RMS वैल्यू मालूम चलती है हमेशा। तो IRMS भी मालूम है, ERMS भी मालूम है। तो सबसे पहले तो आप उसका Z निकाल लो। Z क्या होता है, ERMS अपॉन IRMS। मैं बार बार अफेक्टिव भी लिख रहा हूँ, RMS भी लिख रहा हूँ, वर्चुअल भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ 10/1 इजिकल्स टू 10 और यूनिट आ गई ओम। डन। अब Z भी आ गया, R भी आ गया। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, याद करो, जब सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस XL निकालनी है आपको, XL। तो XL कैसे निकालोगे, आपको याद करो, अच्छा मैं इसको ना राइट साइड पे लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे रीजन लिख देता हूँ। देखो आपको याद है Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो XL क्या हो जाएगा, XL क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब Z भी आपको मालूम है, अभी आपने निकाला है 10 स्क्वायर, R आपको मालूम है 5 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी कितना हो गया, 100 माइनस 5 इज √75। √75 का मतलब हो गया 5√3। तो XL आ गया आपके पास बच्चों 5√3 ओम। यहाँ तक तो ठीक है। आपको निकालना क्या है, L निकालना है। L क्या होता है, XL क्या होता है, XL होता है 2 पाई, XL होता है XL होता है ओमेगा L, चलो XL होता है ओमेगा L इजिकल्स टू 5√3। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू L इजिकल्स टू 5√3, ठीक है ना, ठीक है। तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5√3 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। डन। अब सारी वैल्यू तो पता है आपको, 5√3 अपॉन 2 पाई, फ्रिक्वेंसी आपके पास है क्वेश्चन में 50 हर्ट्स, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0288 हेनरी। डन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एन 80 वोल्ट 800 वाट हीटर इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई। उसकी इंडक्टेंस बताओ, इंडक्टेंस बताओ उस चौक कॉइल की जितनी उसको ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें देख लो कि करंट का क्या फार्मूला है। आपको मालूम होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। तो पावर है आपके पास 800 वाट, वोल्टेज आपको पता है 80 इंटू आई। इसका ये मतलब हो गया कि करंट तो ये फ्लो करेगा 10 एम्पियर इस सर्किट के अंदर, ठीक है। सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ एंड करके लिख देता हूँ। सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है IR, V कितना है हमारे पास 100 वोल्ट, नहीं इस सर्किट में तो 80 वोल्ट है ना, इस सर्किट का पहले रेजिस्टेंस कितना है
80 वोल्ट। करंट ये कितना लेता है 10, रेजिस्टेंस है R, तो इससे R आ गया आपके पास 8 ओम, तो उसकी हीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। अब चोक कॉइल को अगर कनेक्ट करना है, ठीक है, चोक कॉइल को कनेक्ट करना है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द चोक कॉइल, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों मिलाकर है। तो इसका मतलब मेरे को नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा जब L और R सर्किट में दोनों हों। तो जब L और R सर्किट में दोनों होते हैं तो I इफेक्टिव क्या होता है, V इफेक्टिव अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। समझ गए बात को? तो V इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, L का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब I इफेक्टिव, आपको I इफेक्टिव करंट आपको चाहिए कितना, वो आपको चाहिए है I आपको चाहिए 10, हमने ऊपर निकाला था, यहाँ पर देखो 10 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज हमारे पास इफेक्टिव इस टाइम है, हमने 100 वोल्ट पे सप्लाई किया हुआ है, 100 वोल्ट के सर्किट पे लगाया हुआ है, और नीचे है R स्क्वायर, R है आपके पास रेजिस्टेंस 8 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 50 स्क्वायर L स्क्वायर। डन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं हम, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर लेंगे, तो L विल बी इक्वल टू 64, पहले स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, 64 प्लस 1 4, चलो अब इसको सॉल्व कर लेना, मैं अब इसको सॉल्व करने के अंदर नहीं जा रहा हूँ, L स्क्वेयर, तो L इसका स्क्वेयरिंग करके आंसर आ जाएगा 6/100 पाई विच इज इक्वल्स टू 0.019 हेनरी। ठीक है। देखो मैं कैलकुलेशन करने में गया ना तो बहुत मैं क्वेश्चन कम करवा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मेरा पर्पस है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊँ, मैक्सिमम। अ स्टूडेंट कनेक्टेड लॉन्ग एयर कोर कॉइल ऑफ मैग्नेट वायर 100 वोल्ट डीसी सोर्स, ठीक है, 100 वोल्ट का डीसी सोर्स लगाया, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना 1.5 एम्पियर। पहले इतनी सी बात करके इससे रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इसलिए निकाल ही लो। तो रेजिस्टेंस आप निकाल लो, रेजिस्टेंस हो गया 100 वोल्ट बाय 1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 66.7 ओम। ये पहले निकाल लो, कॉइल की रेजिस्टेंस निकाल ली। अब इस कॉइल को कनेक्ट करा गया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC में, और ये कॉइल है, कॉइल को मैंने आपको याद है ना, कॉइल कैसे बिहेव करती है, इंडक्टर, तो कॉइल दोनों बिहेव करती है, इंडक्टर एंड रजिस्टर। रेजिस्टेंस हमने इधर से निकाल ली, इंडक्टेंस हम उधर से निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर हम उसकी नेट, हमने जो भी हमको वैल्यू निकालनी है, एक्सेल निकालनी है या क्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले R दिया हुआ है। अब AC सर्किट है, तो AC सर्किट की इम्पीडेंस कैसे निकाले जाएंगे, तो ये फॉर AC सर्किट इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, इम्पीडेंस जो है वो है Z इज टू क्या हो जाएगा, Z मतलब वही रेजिस्टेंस मतलब V इफेक्टिव अपॉन I इफेक्टिव। V इफेक्टिव कितना है 100, करंट कितना आपको चल रहा है इसके अंदर, करंट इसके अंदर आ गया हमारे पास I इफेक्टिव, और जो है इसमें वो क्या कह रहा था, देखो जब AC के साथ लगाया तो करंट आ गया 1, क्योंकि AC के अंदर अफेक्टिव वैल्यू आएगी ना, तो जो रीडिंग में उसको मेजर हो रही है, मतलब कि 1, तो इसका ये मतलब होगा कि Z जो मेरी वैल्यू आ गई वो आ गई 100 ओम। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि जो मेरी नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई है सर्किट में 100 ओम, है ना, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट कम होगा ना, यही ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखो वो कह रहा है कि जब इसको AC में लगाया तो 1 ओम आया, तो कहता है क्या ऑब्जर्वेशन आपका, क्या कारण है, तो आपने लिखना है
ठीक है, कि अफेक्टिव रेजिस्टेंस की जो क्या हो गई, अफेक्टिव रेजिस्टेंस एसी के अंदर ज़्यादा होती है, डीसी के अंदर नहीं होती है, क्योंकि डीसी के अंदर याद करो रेजिस्टेंस ही मैटर करता है, इंडक्टर तो वहाँ जीरो होता है, ठीक है ना। एसी के अंदर दोनों अफेक्टिव होते, तो अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, अफेक्टिव रेजिस्टेंस इन एसी is more than DC, therefore current flow is less। ये हमारी ऑब्जर्वेशन का मेन है। फिर दूसरा एक और पूछ रहा है, कह रहा है वैल्यू बताओ रिएक्टेंस की कॉइल में। अब रिएक्टेंस का मतलब क्या पूछ रहा है, अब आपसे एक्सएल मांग रहा है, ठीक है। तो Z इम्पिडेंस होता है, X रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो Z स्क्वेयर इज इक्वल्स टू R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर होता है। आपको XL निकालना है, तो XL निकालना है तो क्या हो जाएगा, Z स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर का रूट, ठीक है। और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Z नेट अफेक्टिव आया भी आपने निकाला था 100 स्क्वेयर, रेजिस्टेंस आपने निकाली हुई है 66.7 का स्क्वेयर का रूट, सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 74.53 ओम। ये आपकी रिएक्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सएल आ गई आपके पास 74.53 ओम। इजी है, समझ आ गया मेरी बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम बहुत न्यूमेरिकल अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी भी टर्म, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है, हर क्वेश्चन में, ठीक है। मेरा विजन पर्पस यही है कि आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड हो जाएं। एक और करो, व्हेन ए 200 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल, व्हेन ए 200 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल ऑफ करंट 2 एम्पियर, तो समझ जाओ कि इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ये डीसी दी हुई है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको डीसी में ही मिलेगी और इंडक्टेंस आपको एसी में मिलेगी। तो सबसे पहले आप आर निकाल लो। आर हो गया आपके पास 200/2 इज इक्वल टू 100 ओम। आगे बढ़ो, ये काम ख़त्म। थ्रू इट, और 200 वोल्ट एसी ऑफ 50 साइकिल पर सेकंड। 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब समझ गए, फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज है। सीपीएस का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो 200 वोल्ट एसी में लगाया आपने इसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसके अंदर केवल 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। बिल्कुल कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बट टर्मिनोलॉजी अलग थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐड किया, ठीक है। ये तो हो गया डीसी के लिए। अब फॉर एसी के लिए, एसी में क्या हुआ, एसी का मतलब क्या हुआ, Z इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई अफेक्टिव अपॉन करंट अफेक्टिव। वोल्टेज कितनी आपने अफेक्टिव दे रहे हो, एसी में याद देखो 200 वोल्ट। करंट कितना चल रहा है आपके पास, 1 एम्पियर चल रहा है ना। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई, इसकी इम्पीडेंस कितनी होगी, 200 ओम। डन ना। अब आपको फिर वही ओमेगा एल ही निकालना है, एक्सएल ही निकालना है। तो सेंस Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एंड देन आपके पास ओमेगा एल आपको निकालना है, ओमेगा एल से आपको अल्टीमेटली आपको एल निकालना है, इम्पीडेंस एंड इंडक्टेंस। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर का रूट, तो विच इज इक्वल्स टू Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा, क्योंकि वो तो रूट से बाहर आ गया ना। तो Z की वैल्यू आपके पास है 200 का स्क्वायर माइनस R है 100 का स्क्वायर अपॉन ये रूट में अपॉन ओमेगा। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, ओमेगा हो गया 2πf, और f है आपके पास कितनी, 50 साइकिल्स है ना, f जो है आपके पास है 50, ठीक है।
तो इस वैल्यू को मैं यहीं ऐसे लिख कर और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके L की वैल्यू निकाल रहा हूँ, विच इज़ फाउंड टू बी 0.55 हेनरी। डन, क्लियर। तो ये आपकी इंडक्टेंस आ गई, इंडक्टेंस आपकी जो ये आ गई, और इम्पीडेंस जो है आ गई थी आपके पास, वो आ गई 200 ओम। डन। नाउ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन हैं अभी, नो प्रॉब्लम। आई होप कि अब तो आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा होगा, टर्मिनोलॉजी पूरी क्लियर है। और 60 to 10 वाट, मतलब कोई बल्ब की एक रेंज है, ये 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट है 10 वाट, तो मतलब कि लैम्प इज रनिंग ऑन 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज मीन्स कैलकुलेट द इंडक्टेंस, मतलब उसकी जो रेटिंग है वो 60 वोल्ट है 10 वाट है, मतलब ई इफेक्टिव जो है वो है 60 वोल्ट और पावर जो है वो है 10 वाट। ठीक है, तो अब आप पहले तो इसकी रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि ये रेटिंग से आपको रेजिस्टेंस मिल जाती है, या डीसी सप्लाई बताएगा या जो रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा ना उससे आप रेजिस्टेंस निकाल लो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वेयर बाय पी, तो ई स्क्वेयर बाय पी विच इज़ इक्वल्स टू 60 इंटू 60 अपॉन पावर है हमारे पास 10, तो ये आ गया 360 ओम। ठीक है, 360 ओम आर आ गया आपके पास। अब करंट थ्रू द लैंप जो है आई अफेक्टिव, पावर कैसे निकलती है और करंट कैसे निकलेगा, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो आई इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज, ई अफेक्टिव। तो पावर है आपके पास 10 और अफेक्टिव वोल्टेज है 60, तो दिस इज 1/6 एम्पियर। डन। अब काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि इसको हमने लगाया कहाँ पर है। इसको हमने लगाया है 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज में, मतलब ये मेरा ई डैश है। ई डैश जो है मेरा अफेक्टिव वो क्या है 100 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज है। ठीक है, तो Z बताओ क्या होगा। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ Z क्या होता है, ई डैश अफेक्टिव, ये नया केस है ना, अपॉन आई करंट। करंट कितना फ्लो कर रहा है 1/6, अभी हमने ऊपर निकाला है, तो 100 अपॉन 1/6, तो ये 600 हो गया। तो सर्किट में 600 ओम की रेजिस्टेंस चल रही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ चोक रिक्वायर्ड, बेसिकली आपको इंडक्टेंस पूछ रहे हैं हम। ठीक है, तो एक्सेल आपका पूरे के पूरे जो है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू Z स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर, मतलब आप समझ गए मेरी बात, पूरी एक्सेल पूछी जा रही है, एक्सेल है ये, विच इज़ इक्वल्स टू Z है आपके पास 600 का स्क्वेयर माइनस R है 360 का स्क्वेयर का रूट, तो आंसर आ गया मेरे पास 480 ओम। ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब इंडक्टेंस L, इंडक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, XL अपॉन 2πf। XL अभी आपने कैलकुलेट किया है 480 इंटू 2π, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 60 हर्ट्ज, सॉल्व कर लो 1.273 हेनरी आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ़ द रेजिस्टेंस को ही यूज़ करें हम चोक कॉइल की बजाय, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 600 थे 480 होनी चाहिए, उसमें से माइनस कर दो, तो वैल्यू ऑफ
रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द प्लेस ऑफ चोक कितनी हो गई, 600 होनी चाहिए थी, 480 इसमें से हो गई। नेट वैल्यू हो जाए आपके पास 480 क्यों, लैम्प की जो शेड, लैम्प की जो वो थी वो तो 360 थी ना, 360 माइनस करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू थी ना आपके सामने, तो ये वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। 360 इजिकल टू 240 ओम। और 12 ओम रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, पहले 12 ओम की रेजिस्टेंस है, तो R हो गया है मेरे पास बच्चों 12 ओम, इंडक्टेंस L है 0.05 बाय पाई H है, कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस LR सर्किट है ये, ठीक है। अक्रॉस द एंड ऑफ द सर्किट इज कनेक्टेड विद द 130 वोल्ट AC, तो ERMS जो आपकी लगी हुई है वो है 130 वोल्ट AC, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द सर्किट में करंट, I इजिकल टू निकाल लो, I इफेक्टिव, एंड फेज डिफरेंस निकालो फाई। बहुत इजी है, क्या मुश्किल है। देखो आपको सबसे पहले Z निकालना है, Z निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, जो कि होता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, जो कि होता है, ऐसे स्टेप पढ़ते हैं सारे फार्मूला, ऐसे रटा रटा नहीं करते, R स्क्वायर ओमेगा के। इसलिए मेरा पर्पस आपको क्वेश्चन इतने सारे कराने का यही है कि अटैम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू L स्क्वायर। अब आपके पास देखो सारी टर्मिनोलॉजी है, देखो R ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी ये रही, L की वैल्यू ये रही, सब्स्टिट्यूट कर दो मिल जाएगा ना Z, ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करके सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 13 ओम आ गया। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं IRMS क्या होगा। IRMS करंट क्या होगा, करंट होता है ERMS अपॉन Z। ERMS हमारे को करंट जो सप्लाई सर्किट में दिया 130 वोल्ट है, Z अभी आपने निकाला है 13, तो आ गया ये 10 एम्पियर, ठीक है। फिर आया फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को हम 10 फाई से निकालते थे। परपेंडिकुलर क्या था याद करो, ओमेगा L, बेस में था रेडियल रेजिस्टेंस, ठीक है। ओमेगा हो गया 2 पाई एफ एल अपॉन रेजिस्टेंस, सारी वैल्यू आपको पता है, 2 पता है, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्स पता है, एल में 0.05 बाय पाई पता है, अपॉन रेजिस्टेंस में 12 होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये पाई ऐसे दिया होता ताकि कट जाए, और कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो 10 फाई की जो वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके 0.4167 आ गया, ठीक है ना। तो फाई इजिकल्स टू क्या हो गया, 10 इनवर्स 0.4167 हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 22.6 डिग्री। इसको हमने टेबल से देखकर बता दिया, ठीक है जी, गुड। तो ये बात हो गई हमारी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। AC सर्किट शोन इन द फिगर एज ए चोक कॉइल, रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली इट इज़ सेम जैसा मैंने आपको याद करो क्वेश्चन ऐसे बनाया था, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन करी थी ना, यही क्वेश्चन, यही डायग्राम है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R इज़ 160 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पर तो वैल्यू आ रही है 160 वोल्ट, एंड द चोक कॉइल इज़ 120 वोल्ट, ये है 120 वोल्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप
इतनी सी बात से अगर वी आर मालूम है, वी एल मालूम है, तो वी आर एम एस आराम से निकल सकता है। वी आर एम एस क्या होता है? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर रूट। ठीक है, जल्दी लॉजिक याद रखो। अब 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर रूट, तो दिस वैल्यू जो है इट कम्स टू बी 200 वोल्ट। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड दी वर्चुअल वोल्टेज अप्लाइड। आ गया वर्चुअल वोल्टेज आ गई। फिर वो कह रहा है इफ़ द वर्चुअल करंट इज़ 1 एम्पियर देन द इम्पिडेंस भी बताओ। अच्छा, वी आर एम एस तो आ गया, इम्पिडेंस क्या होता है? जेड। इम्पिडेंस जेड वो होगा वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। वी आर एम एस कितना होगा? 200। आई आर एम एस कितना अभी करंट उसने कितना फ्लो करवाया? 1। तो इसका मतलब ये हो गया 200। इसकी यूनिट कितनी होती है? ओम। ये लो 200 ओम। ठीक है ना। फिर इफ़ द डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सर्किट, अगर डायरेक्ट करंट पास करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आपको याद होगा जब डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो जो इंडक्टर है वो तो काम करेगा नहीं, केवल जो काम करेगा वो करेगा रेजिस्टेंस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस टाइम वोल्टेज यहाँ कितनी है? पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है? 160। तो when DC is passed through the circuit, then potential difference will be only at R पे ही होगा। ठीक है, which will be equal to 160 वोल्ट। ठीक है, नहीं ठीक है? नो, ठीक है, क्योंकि एस इन डीसी ओमेगा क्या होता है? 0 होता है, तो एक्सएल भी 0 होगा। ठीक है ना, और एक्सएल 0 होगा जब रेजिस्टेंस 0 होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। गॉट इट? चलो, अब आई होप हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे टॉपिक का डायग्राम यही है। ठीक है, सेम बात है, रेजिस्टेंस जो है इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड द रेजिस्टेंस आर 120 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। एल पे 120 है और आर पे 90 है, तो पहले वी आर एम एस तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, कुछ कर ही नहीं सकते। वी आर एम एस क्या हो गया? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। वी एल है आपके पास 120, अच्छा सॉरी पहले मैंने आर लिख दिया ना, तो वहाँ है 90 और ये हो गया 120 का स्क्वायर। दिस वैल्यू विल बी 150 वोल्ट। वी आर एम एस आ गया। करंट जो है वो है 3 एम्पियर, करंट आर एम एस वो है 3 एम्पियर, तो आपका Z निकल जाएगा। तो Z आ गया वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। अगली बार से मैं वर्चुअल लिखूँगा, ठीक है? तो 150 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 50 और ओम। फिर आपसे पूछा फेस एंगल भी बताओ, तो फेस एंगल tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, एक्सएल अपॉन आर। अब एक्सएल क्या होता है? इसको हमने ओ टर्म में तो पढ़ा था, वो एक और चीज़ बड़ी थी, वी एल अपॉन वी आर भी था। ठीक है ना, तो वी एल कितना है? जो आपको टर्म मिल जाए वही है, क्योंकि ट्राइंगल अगर आपको याद है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया 4/3, और 4/3 जो एंगल है ना ये याद रख लो, वैसे तो बहुत बारी काम आता है। तो फाई हो गया आपके पास tan इनवर्स 4/3, तो ये 53 डिग्री का एंगल होता है। तो फाई इज इक्वल्स टू 53.1 डिग्री। तो आई होप आपको अब LR सर्किट से तो डर नहीं लगेगा, और आपने अगर एक टॉपिक को इसको अच्छे से कर लिया तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब आगे आने वाले में जो LC RC जितने भी सर्किट कंबाइंड होकर आते जाएंगे ना, तो वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। ओके।